आप लोगों से हर बार कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि जो निबंध का पेपर होता है, ऐसे का पेपर होता है, इसकी तैयारी को आप लोग गंभीरता से कीजिए और इस पेपर को भी आप लोग गंभीरता से ले लीजिए। और सिविल सर्विस में आप देखते हैं कि 250 नंबर का ये पेपर होता है मुख्य परीक्षा में, और ये पेपर आपका मेरिट बेस पेपर है। मेरिट बेस पेपर कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद दिया जाता है, उसमें निबंध के नंबर जुड़ते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसकी लाइनों को पढ़ेंगे ना, तो क्या कहा गया है, उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा और विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। इतना कहा गया है सिलेबस में। अब आप लोग कहोगे कि कहाँ से इसकी तैयारी करेंगे, तो भाई आप जी के जीएस पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स के लिए संपादकीय पाठ पढ़ते हैं, सामान्य जो मुद्दे हैं चर्चा में उन पर एक सामान्य समझ आप लोग रखते ही हैं। तो यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है निबंध लिखने के लिए, निबंध में समाहित करने के लिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तब आपका प्रभावशाली और सटीक निबंध लिखना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर भी दिए जाएंगे। ये आप देखेंगे कि मुकेश कुमार लुनायत की कॉपी है निबंध की, और ये 2017 की यूपीएससी सेलेक्टेड है और 587 रैंक थी इनकी, और हिंदी मीडियम से है ये। तो निबंध के पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको। निबंध की कला आ गई ना लिखने की, तो किसी भी एग्जाम में निबंध पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत बेहतर निबंध लिख पाएंगे। और ये अनुदेश दिए रहते हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। सीधा सा कहने का मतलब है कि भाई आपका जो मीडियम है ना, हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में ही लिखेंगे ना आप निबंध, संस्कृत में थोड़ी लिख देंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है तो इसी में होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप उसे काट दीजिए। अब आप लोगों के 2-4 सवाल रहते हैं। सबसे पहला तो यही सवाल रहता है कि 1000 से 1200 शब्दों को गिना जाता है क्या निबंध को। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि गिना जाता होगा, हाँ, लेकिन एक ओवरव्यू ले लिया जाता होगा। और आपका निबंध अगर बड़ा अच्छा है, सरल भाषा में आपने लिखा हुआ है और अच्छा प्रभावशाली है, तो मुझे लगता है कि अगर 950 शब्द होंगे ना तब भी आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। 1250 शब्द होंगे तब भी आपको परेशानी नहीं होगी कोई, इसलिए याद रखिएगा ये। और जो लोग निबंध से की तैयारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं ना, जो सोचते हैं कि हम पेपर में लिख देंगे डायरेक्ट जाकर, उनके 30 से 40 नंबर आते हैं 250 में से। और जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उनके आप देखिए 175, 160, 165, 170 नंबर आ जाते हैं 250 में से। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने रैंकिंग देखी होगी, यूपीएससी सेलेक्टेड को देखा होगा, तो आप देखते हैं कि एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी रैंक को ऊपर ले जा सकता है और नीचे भी ले आया सकता है। अब आप देखिए, खंड एवं खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। और 125 नंबर के 2 निबंध हैं, यानी कि 250 नंबर के। अब आप देखिए, खंड ए सेक्शन ए है आपका ये, और इसमें आपको सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 विषय दिए गए हैं। इनको आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आप लोगों को इनमें से एक विषय चुनना है और उसी के आसपास पूरा निबंध आपको लिखना है। उस टॉपिक को जो चुना है ना आपने, उससे भटकना नहीं है आपको, ये बात याद रखिएगा। पहला टॉपिक कह रहा है कि यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो यह केवल बुराइयों का ढेर है तथा इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा आपका टॉपिक कह रहा है कि दोहरा तुलन पत्र संरक्षण की बात हो रही है। तीसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं है।
और 4 कह रहा है प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। इन 4 को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो आपको पसंद है और जिस पर आपको लगता है कि 1000 से 1200 शब्द आप लिख सकते हैं, उस पर आप लिखना शुरू कर दीजिए। और मैं कहता हूँ निबंध लिखना शुरू करिए, और जब लिखते रहेंगे ना तो एक दिन अच्छा निबंध आप लिखना शुरू कर देंगे। वो आता है प्रैक्टिस से। ये आप देखिए खंडे में से आप देखिए इन्होंने चौथा विषय चुना हुआ है, प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। और निबंध लिखते समय देखिए जब आप लोग शुरू करते हैं ना ओपनिंग पैराग्राफ जिसे कहते हैं, तो जो विषय आपने चुना है इसका बैकग्राउंड क्या है कि इससे शुरुआत आप कर सकते हैं, या आप इससे शुरुआत कर सकते हैं क्यों आपने ये विषय चुना है। किसी उदाहरण से आप शुरुआत कर सकते हैं, या किसी लाइनों से कोट्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं बीच का भाग आता है, इसे 360 डिग्री पर आपको निबंध लिखना है, बैलेंस बना के लिखना है, सभी क्षेत्रों को कवर करना है उसमें। और लास्ट में आप देखते हैं कि आपका निष्कर्ष आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। अब आप देखिए इन्होंने किस तरह से लिखा है, और मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं की कॉपी करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में मैं कहता हूँ कम से कम कॉपी पर लिखना तो आ जाए, बाद में आप अच्छा निबंध लिखते रहना, अपने मन से लिखते रहना, शुरुआत तो करिए। अब आप देखिए इन्होंने किससे शुरुआत की है, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहावत आप लोगों ने काफ़ी सुनी भी होगी। प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रचलित रही है, और समय के बीत जाने के बाद पछतावा से कोई लाभ नहीं मिलता है। और इस संसार में केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो किसी का भी इंतजार नहीं करती, वह है समय। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करते, समय उनका सम्मान नहीं करता। अब आप देखिए इन्होंने कहावत से शुरू कर दी। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि निबंध का मतलब होता है कोई बंधन नहीं है, आप शुरुआत करिए, अच्छा लिखिए बस। और राइटिंग इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि कम से कम समझ में आए सामने वाले को। समझ रहे हैं आप लोग। सामान्य मनुष्य स्वभाव से भाग्यवादी रहा है, वह अपनी असफलता के लिए समय को कोसता है। कई बार वह इसी भाव के साथ निष्क्रिय रहता है कि कब अभी उसका समय सही नहीं चल रहा है, सही समय के आने पर ही वह सफल हो पाएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है, और समय अपने आप में अमूर्त अवधारणा है, और उसके सही या गलत होने का गुण नहीं पाया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते उसमें सही या गलत होने का निर्धारक है। मनुष्य उसमें अर्थ भरता है, मूर्तता लाता है। अतः मनुष्य के कर्म सही या गलत समय निर्धारित करते हैं। और आप देखिए समय की सबसे रोचक महिमा है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। अतः जो मनुष्य निष्क्रिय होकर केवल अच्छा समय आने का इंतजार करते रहते हैं ना, वास्तव में वैसा समय कभी नहीं आता ही नहीं है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता है, नित्य शाश्वत और अमूर्त। ये आप लोगों ने सुना होगा कि हम ये काम कल से करेंगे, कल से करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर होकर अथाह प्रयास एवं कठिन मेहनत करता है, तो वह समय को भी अपनी ओर मोड़ सकता है। और आशा ये है कि समय अपने आप में सही या गलत ना होकर उसके उचित या अनुचित होने का निर्णय मनुष्य विशेष की अभिव्यक्ति है, और चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा तय होता है। जो मनुष्य समय का महत्व समझते हैं एवं सम्मान करते हैं, समय को उनका सम्मान करना पड़ता है, और समय का सही उपयोग करेंगे तो सभी समय अच्छा है, कभी बुरा नहीं होगा। वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धी युग में समय की इसी महानता का समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समाज, समुदाय या फिर राष्ट्र केवल अच्छे समय का इंतजार करते हैं, उनके लिए वैसा समय कभी भी नहीं आता है। फलतः ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामुदायिक लक्ष्यों को एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। और आप देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी संपूर्ण मानवता का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि इतिहास में केवल उसी को स्मृति पटल पर रखा जाता है जिसने समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपनी शक्ति के आधार पर नीति में को बदला। और इतिहास में जितने भी महान शासक हुए, उन सब में यह बात सर्वसाधारण है कि उन्हें स्वयं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। भाग्य पर भरोसा किए बिना ये अपनी दिशा निर्धारित करते थे। उदाहरण अवश्य शामिल करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। आप लोगों से कहते रहते हैं ना कि आप लोग भी टेस्ट दिया करिएगा, कॉपी चेक करवाना चाहिए आपको, आपकी जो कमियां रहेंगी उनके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए इन्हें कहा गया है कि उदाहरण अवश्य शामिल करें।
और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। कर्म नियम का सिद्धांत इसी आधारभूत मान्यता पर टिका है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्ण जीवन के कर्मों का फल है और एवं उसका भविष्यता जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। अर्थात मनुष्य का वर्तमान ही उसके भविष्य का निर्धारण करता है, ना कि आने वाला समय। समय का एकमात्र पहलू यह है कि इसे टाला नहीं जा सकता है और समय नित्य व शाश्वत है। यह हमेशा से था और वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। परंतु यह समय अपने आप में सही या गलत नहीं होगा, बल्कि उसकी इस प्रामाणिकता का निर्धारण मनुष्य विशेष हेतु मनुष्य विशेष के वर्तमान के कर्म निर्धारित करेंगे। और इसका आशय यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति समुदाय या राष्ट्र अच्छा भविष्य चाहता है तो उसे आप देखते हैं कि वर्तमान पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और आर्थिक क्षेत्र में नियोजन प्रणाली के साथ भी ऐसा है। आरंभ में विकास प्रक्रिया में माना गया कि यदि विकास प्रक्रिया में हम पंचवर्षीय भारतीय संदर्भ में माध्यम से मुख्य क्षेत्रों पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करें तो समय आप देखेंगे कि समय के साथ उसका लाभ अन्य सभी क्षेत्रों में विस्तृत हो जाएगा। और इसे ही आप देखेंगे भाषा में अधोमुखी रिसाव कहा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा कभी हुआ नहीं। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाएं अन्य योजनाओं या फिर वर्तमान में चल रही योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किए गए, परंतु शायद ही कोई योजना के लक्ष्य को समय पर या फिर समय से पूर्व पाया गया हो। यह दर्शाता है कि समय की प्रतीक्षा करने के बजाय योजना की सफलता हेतु वास्तव में जमीनी स्तर पर उसके समृद्ध में विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता होती है। और आप देखिए समय पर योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना यह मानवीय एवं संस्थागत प्रयासों की असफलता व निष्क्रियता को दर्शाता है। और इस दूसरी ओर जिन योजनाओं में समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए उनके हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। और आशा है कि समय अपने आप में समुचित नहीं होता है, उसे केवल और केवल सामूहिक स्थानांतरित एवं एकजुट प्रयासों से समुचित बनाना पड़ता है। परंतु यही समय की अवहेलना की गई तो उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ पर्यावरण के मामले में संपूर्ण विश्व समुदाय को सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में आप देखिए वैश्विक चुनौतियां यथा ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तल जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति व स्थानीयता में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन एवं आप देखिए सभी प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि तथा इन सब के कारण से हो रही जैव विविधता को हानि कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा समय के महत्व की अवहेलना व स्वार्थ का परिणाम है। और राष्ट्र राज्यों ने बिना आगामी पीढ़ियों की परवाह किए अतिशय औद्योगिकरण के कारण इन समस्याओं को जन्म दिया है। और आप देखिए समय के प्रति दूरदर्शिता के अभाव ने ऐसी समस्याओं को पैदा किया है। आईपीसीसी व अन्य कई पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी से संबंधित संस्थाओं का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2 से 4% की वृद्धि हो सकती है डिग्री की। और यहाँ समय की उचितता यही है कि आज से करीब 83 वर्ष बाद इस सदी को समाप्त होना है और इसे टाला नहीं जा सकता है। परंतु यदि उचित समय के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय संपूर्ण वैश्विक समुदाय द्वारा एकजुट होकर इस दिशा में प्रयत्न किए जाएं तो पर्यावरण संबंधी इन अनुमानित परिणामों को अवश्य बदला जा सकता है। अर्थात उचित संगठित व अथाह प्रयासों के माध्यम से 21वीं सदी के अंत तक होने वाले इस संभावित परिणामों को टाला जा सकता है और यह उनकी तीव्रता कम की जा सकती है। और स्पष्टता ऐसा होना या ना होना केवल मानवीय प्रयासों पर निर्भर करता है, समुचित समय के आने पर नहीं। ऐसा ही कुछ सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ होता है। और जो आपके 17 SDG इंडेक्स है ना, सतत विकास लक्ष्य है ना, उन्हें आप लोग कंठस्थ याद रखें। वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, वहाँ भी उनका फायदा मिलता है, वहाँ भी उनका उल्लेख कर सकते हैं। MDG सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों हेतु तय अंतिम वर्ष 2015 के पश्चात कई नई रणनीति के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में वर्तमान
विश्व समुदाय द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों, चाहे वह करीब 825 मिलियन लोगों की गरीबी में जीवन यापन की हो या भूखमरी की हो, अच्छा स्वास्थ्य एवं देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक असमानताओं को कम करना, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, वहनीय व स्वच्छ ऊर्जा और उचित कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, आधारिक संरचना की उपलब्धि, अंतर्देशीय असमानताओं को कम करना, सतत शहर व समुदायों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्यशीलन, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय व निष्पक्ष संस्थाओं की स्थापना तथा उपयुक्त सभी हेतु वैश्विक भागीदारी हो। और इन सभी चुनौतियों को से निपटने हेतु तथा इस दिशा में निर्धारित सकारात्मक व निषेधात्मक लक्ष्यों की 2030 तक प्राप्ति केवल और केवल संगठित सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकती है, न कि 2030 के आने के इंतजार के द्वारा। और आप देखिए, समय के हाथ में कोई जादुई छड़ी नहीं है और उसकी सहायता से समुचित समय आ जाए, ना ही समय के पहिए या काल चक्र का अच्छी बुरी समावधियों में ऐसा कोई विभाजन है कि समाप्ति के बाद अच्छा समय आएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस संदर्भ में आप देखिए, जो एकमात्र सत्य है वह यह है कि समय नित्य है, शाश्वत है, इसे नियत समय पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, समय के साथ आने वाली परिणामों को अवश्य रोका जा सकता है। और पीछे लाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये परिणाम हम पर, हमारे कार्यों की दिशा व प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और हालांकि आप देखते हैं कि इसी के साथ यह भी समान रूप से सत्य है कि कर्म के बदले प्राप्त होने वाले परिणाम को बदला नहीं जा सकता है जब तक कि कर्म में बदलाव ना लाया जाए। और इसी संदर्भ में भगवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है कि कर्मण्यवादियास्ते मा फलेषु कदाचन। आशा है कि कर्म करना ही हमारा ध्येय है और परिणाम हमारे बस में नहीं है। कर्मों के अनुरूप परिणाम या फल मिलना निश्चित है। और इसी में आप देखते हैं यह भी निहित है कि शुभ कर्मों का फल शुभ, अशुभ कर्मों, उदाहरणतः अतिशय औद्योगिकरण का फल अशुभ, पर्यावरणीय प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग मिलना निश्चित है। और सार रूप में कहा जा सकता है कि समय अपने आप में समुचित या अनुचित नहीं होता है। व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या संपूर्ण वैश्विक समुदाय की गतिविधियों व उनके परिणाम उसमें सही या गलत होने का भाव उत्पन्न करते हैं। और इसी में आप देखते हैं कि यह भी निहित है कि भागवादी होने में कोई उचित नहीं है। और आप देखिए, पुनः कर्म या प्रयासों की प्रकृति, तीव्रता व दिशा को परिवर्तित कर समय में अनुकूल अर्थ या सही या गलत का भाव उत्पन्न करना मनुष्य के अपने बस में है। अतः आवश्यक है कि स्वार्थ से परार्थ, लघुता से प्रभुता तथा स्वयं के उत्थान से सर्वोदय होते हुए अंत्योदय की ओर बढ़ने की है। अच्छा प्रयास है। देखिए, और कुछ अन्य आयाम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, ISI, आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, इनके बारे में भी कहा जा सकता था, लिखा जा सकता था। और याद रहे कि यह पृथ्वी हमने अपने पूर्वजों से विरासत में ग्रहण की है, अपितु इसे हमने अपनी भावी पीढ़ियों से ऋण स्वरूप ग्रहण करना है। और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उजड़ी धरती, जहरीली नदियाँ या प्रदूषित हवा न देकर एक सतत, धारणीय और विविधतापूर्ण एवं स्वच्छ पृथ्वी प्रदान करें, ताकि मनुष्य व अन्य जीव जगत के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके। और समय की सबसे बड़ी सीख भी यही होगी कि हम इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य की दशा व दिशा निर्धारित करें। अब आप देखिए, 125 नंबर में से इन्हें 50 नंबर दिए गए हैं। कितने? 50 नंबर दिए गए हैं। अब आप देखिए, खंड भी है, सेक्शन भी है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 एक तरह से सब्जेक्ट दिए गए, विषय दिए गए। इनमें से आपको एक चुनना है। सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है कि युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या फिर शांति। तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी
विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहे हैं कि बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या फिर कभी नहीं। इन पर विचार करिए और आप तय करिए और एक टॉपिक को चुनिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ आप देखिए स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। तीसरा इन्होंने टॉपिक चुना है। अब आप देखिए एमडीजी सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों के बाद की अवधि हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 से 2030 की अवधि के लिए घोषित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में 7वां लक्ष्य वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। अब आप देख रहे हैं एसडीजी का यहाँ इस्तेमाल हो गया ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्हें कंठस्थ याद रखिए। वर्तमान दौर में तीव्र गति से वैश्वीकृत एवं प्रतिस्पर्धी संसार में किसी भी क्षेत्र किसी भी देश के समावेशी सतत धारणीय एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करने में ऊर्जा सुरक्षा एवं एक निर्धारित कारक की भूमिका में है। और तीव्र मशीनीकृत एवं औद्योगिकृत संसार में ऊर्जा क्षेत्र ने न केवल व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ऊर्जा कूटनीति के नए दौर का सूत्रपात किया। और आप देखिए इस परिस्थितियों में सबसे अधिक निश्चिंत केवल वही राष्ट्र हो सकता है जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा हो। और इस हेतु न केवल संसाधनों की बहुलता आवश्यक है अपितु ऊर्जा के संभावित स्रोतों की विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचा जा सके। और भारतीय संदर्भ में आप देखिए ऊर्जा सुरक्षा के 2 पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा संसाधनों की विविधता, ऊर्जा स्रोतों की विविधता। इन दोनों में प्रत्येक में अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय एवं अंततः अंतर्देशीय परस्पर देशों में संसाधनों व स्रोतों पर पहुंच महत्वपूर्ण है। और जहां तक आप देखिए संसाधनों का मसला है तो इस संदर्भ में इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधन कोयला, गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। वहीं आप देखिए गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। और आप देखिए इन दोनों के अलावा हाल ही के दिनों में सेल गैस हाइड्रस टाइट गैस ये आप देखेंगे आदि नए क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। और दिसंबर 2015 में संपन्न पेरिस जलवायु समझौते के पूर्व ही भारत ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी की जयंती पर इस संदर्भ में अपने लक्ष्य निर्धारित किए और जिसके तहत भारत 2030 तक अपनी उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करेगा। और इसके साथ भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में कम से कम 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और याद रहे कि इसी दिशा में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित गैस करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसमें आप देखेंगे 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट आप देखिए पवन ऊर्जा हो गई, 40 गीगावाट ये आप देखिए जल विद्युत ऊर्जा हो गई 10 ये आप देखिए, तथा बाकी 5% 1 गीगावाट में है अन्य ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। शब्दों में शुद्धता रखिएगा, ये जरूरी है। संसाधनों में विविधता फैलाने के क्रम में हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों यथा जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों के स्रोतों व नए क्षेत्रों के खोज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में गोदावरी कृष्णा बेसिन, केजी बेसिन, पूर्वोत्तर भारत के जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों की क्षमताओं को अनुक्रय दोहन नहीं हो सका। इसी के साथ साथ आप देखिए बॉम्बे हाई इसके अलावा पश्चिमी तट पर आप देखिए पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों विशेषकर बाड़मेर, बीकानेर में भी व्यापक संभावनाएं हैं जिसके दोहन की आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में हमें हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तीव्र करना पड़ेगा ताकि उपलब्ध संसाधनों विशेषकर केरल की मोनोजाइट बालू से प्राप्त थोरियम पूर्वोत्तर राज्यों से यूरेनियम का निष्कर्षण तकनीक विकसित की जा सके इससे। और स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र भारत में असीम संभावनाएं हैं और भौगोलिक स्थिति में दृष्टि से भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जहां साल में करीब 300 दिन अच्छी धूप प्राप्त होती है।
और अतः सौर ऊर्जा भारत हेतु एक असीम ऊर्जा संसाधन उपलब्ध करा सकती है। हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार का बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि लागत प्रभावी तकनीकों का विकास किया जा सके। और इस संदर्भ में आप देखिए, बड़े सौर ऊर्जा पार्कों के साथ साथ लघु सौर ग्रेडों, फोटो वोल्टिक सौर ऊर्जा, सोलर रूफटॉप तकनीक, सोलर सेल, सौर ऊर्जा पंप एवं अन्य सभी उपलब्ध विकल्पों के बराबर दोहन की आवश्यकता है। और भारत की बृहद तटीय सीमा विशेषतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान का थार हो गया, मरुस्थल, लद्दाख क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र पवन ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में है और इनकी क्षमता के अनुरूप दोहन की आवश्यकता है। और जल विद्युत के क्षेत्र में आप देखिए, हिमालयी राज्य विशेषता आप देखिए, पूर्वोत्तर भारत असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए, जल विद्युत में निवेश न केवल ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगा अपितु उग्रवाद व समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा। और जल विद्युत के संदर्भ में विभिन्न बांध परियोजनाएं यथा चंबल, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसी के साथ असंख्य छोटी छोटी परियोजनाओं को भी सभी राज्यों में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में जल विद्युत ऊर्जा के स्थानीय स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्र जिसमें आप देखिए, सेल गैस व गैस हाइड्रेट्स मुख्य हैं। भारत में इनकी खोज को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। और हाल ही में आप देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई ये हेल्प पॉलिसी इस दिशा में प्रशंसनीय कदम है, जो कि एकल लाइसेंस के माध्यम से ही सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की खोज को बढ़ावा देती है। सेल गैस के संदर्भ में आप देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन व खंभात खाड़ी क्षेत्र संभावित स्रोत माने जा रहे हैं। अतः इस संदर्भ में सौर ऊर्जा और अधिक खोज व अनुसंधान हेतु निधि आवंटित करने की आवश्यकता है। और ऊर्जा संसाधनों की विविधता के साथ साथ इसकी प्राप्ति के स्रोतों में विविधता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत सकल स्तर पर एक ऊर्जा घाटा वाला देश है, अर्थात इसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत को ऊर्जा के स्रोतों में विविधता में भी आंतरिक बाह्य स्रोत हैं, दोनों में विविधता समान रूप से महत्वपूर्ण है। बाह्य ऊर्जा स्रोतों की विधि मान्य में भारत ने जल विद्युत के क्षेत्र में भूटान व नेपाल में व्याप्त असीम संभावनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु इन दोनों देशों को अनुदान ऋण उपलब्ध कराकर यहाँ जल विद्युत संयंत्रों में विकास में मदद करने की रणनीति अपनाई है। भारत इन दोनों ही देशों से जल विद्युत खरीदेगा और 2008 के एक समझौते के अनुसार भारत ने भूटान में 2020 तक 10,000 किलोवाट जल विद्युत क्षमता को विकसित करने का निर्णय किया है। ऊर्जा के बाह्य स्रोतों में आप देखिए, विशेषता गैस व पेट्रोलियम गैस हेतु भारत परंपरागत रूप से मध्य पूर्व एशियाई राष्ट्रों पर निर्भर रहता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा इन्हीं राष्ट्रों से प्राप्त करता है, विशेषकर तेल की बात हो रही। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, राष्ट्रों में ऊर्जा या गैस से कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव भारत को प्रभावित करता है। अतः इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु विविधीकरण आवश्यक है। और हाल ही के वर्षों में अमेरिका जैसे देशों में सेल गैस से आई क्रांति ने भारत में मध्य पूर्व पर निर्भरता कम की है। भारत अब आप देखेंगे, भारत अब अमेरिका की काफ़ी बड़ी मांग से सेल गैस खरीदता है और सेल गैस के उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा संबंधों को वहन करने की आवश्यकता है। असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग एक अन्य क्षेत्र है। भारत भी एक जिम्मेदार परमाणु ऊर्जा प्रयोक्ता के रूप में भी छवि रही है और यह ही में इस दिशा में कूटनीतिक स्तर पर प्रगति हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान आदि राष्ट्रों के साथ आसन्न परमाणु ऊर्जा समझौते किए, परंतु धरातलीय स्तर पर अभी सच्चे अर्थ में बड़े स्तर पर आदान प्रदान आरंभ नहीं हुआ है और इस दिशा में आप देखेंगे कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य राष्ट्रों के साथ भी परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत को NSG में शामिल होने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे, स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में दिसंबर 2015
कि पेरिस सम्मेलन के दौरान घोषित अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, जिसके करीब 120 के आसपास सदस्य राष्ट्र हो गए हैं, व्यापक सहयोग, वित्तीय एवं तकनीकी मुद्दों पर प्रगति अपेक्षित है। और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के बाह्य स्रोतों में दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय संदर्भ में अछूता सा है। भारत, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई अन्य आसियान राष्ट्रों के साथ अलग अलग एवं दक्षेश के प्लेटफॉर्म पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु वैकल्पिक आपदेखिए स्रोतों को तलाशने की कोशिश कर सकता है। हालांकि हाल ही में वियतनाम व म्यांमार के संदर्भ में कुछ प्रगति हुई है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में एक्ट ईस्ट नीति की भावना के अनुरूप तथा पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा व विकास आवश्यकताओं में म्यांमार के साथ ऊर्जा संबंधों का पूर्ण क्षमता में दोहन अत्यंत आवश्यक है। और इन वैश्विक प्रयासों के साथ साथ भारत को अपने अंदर भी सभी राज्यों में उनकी भौगोलिक व भौतिक विशेषताओं के अनुरूप विविध ऊर्जा स्रोतों की खोज विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जीवाश्म ऊर्जा के संदर्भ में विशेषकर गैस व तेल के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर का क्षेत्र अभी तक अछूता सा है। एक कैफर्न एनर्जी कंपनी ने वहाँ असीम मात्रा में स्रोतों की पुष्टि की है। पुनः गुजरात का कच्छ सौर गैस पवन क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत, हिमालयी राज्यों में जल विद्युत, तटीय प्रदेशों में विशेषकर खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा, मध्य पूर्व राज्यों में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, सही उदाहरण दिया करिएगा। इसके अलावा प्राप्त विद्युत के वितरण पारगमन में भी सुधार अपेक्षित है। इस संदर्भ में हमें आप देखिए ओपन एक्सेस नेट मीटरिंग जैसी विकल्पों के दोहन की आवश्यकता है। डिस्कॉम की समस्याओं को सुलझाते हेतु योजना को और सुदृढ़ बनाना है। खाना पकाने की गैस तक गरीब वर्गों की पहुंच सुलभ कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तारित करना है। भारत में आज भी करीब 1/3 परिवारों की विद्युत कनेक्शन तक पहुंच नहीं है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को तीव्र करने की आवश्यकता है। अच्छा प्रयास है देखिए। और निष्कर्षता कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में केवल वही राष्ट्र इस विश्व का नेतृत्व कर सकेगा जिसके पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर ली है। भारत में संपूर्ण विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। ऊर्जा ही विकास की इस रेल का इंजन है। अतः ऊर्जा संसाधनों व स्रोतों की विविध करते हुए ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित की जा सकती है। ये आप देखिए 53 नंबर दिए गए हैं 125 नंबर में से। इस तरह आप देखिए दोनों निबंधों में टोटल 250 नंबर में से इन्हें 103 नंबर मिले हैं। कितने? 103 नंबर मिले हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपकी कॉपी भी आने वाले समय में बच्चों को दिखाई जाए और कहा जाए कि ऐसे लिखना पड़ता है निबंध। समझ रहे हैं आप लोग? वो कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।